आरोग्यम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी और नवीन सिसोदिया का नमस्कार। मंदाकिनी जी, आज आप खोई खोई सी लग रही हैं। हाँ नवीन, जिंदगी एक अजीब से मोड़ पर आकर खड़ी जो हो गई है। मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, तो इसी बात पर एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा। रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। वाह नवीन वाह, फिर तो मुझे भी जवाब एक शेर के साथ ही देना पड़ेगा तुम्हें। इरशाद। कह दो समंदर से कि लहरों को संभाल कर रखे, कह दो समंदर से कि लहरों को संभाल कर रखे, जिंदगी में तूफान लाने के लिए एक कोरोना ही काफी है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लहर से मुझे याद आया मंदाकिनी जी कि अब कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावनाएं जो है वो व्यक्त की जा रही है। जी बिल्कुल सही कहा नवीन तुमने, और इसीलिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राहुल हर्ष को। आप उपनिदेशक हैं, कार्यालय संयुक्त निदेशक, बीकानेर संभाग में। डॉक्टर राहुल हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर राहुल हर्ष, आपका स्टूडियो में हम पुनः स्वागत करते हैं और आज हम आपसे बातचीत करेंगे कोरोना की तीसरी लहर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, एक चिंता का विषय है। जब लहरों की बात चल निकली है आज, तो भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर थोड़ा सा कम होते ही अब तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। तो क्या कहेंगे आप, और कितनी घातक होंगी ये तीसरी लहर? जी मंदाकिनी जी, बहुत ही सामयिक प्रश्न है और लोगों की बेहद चिंता का विषय है जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई गणितीय गणना नहीं है जिसमें 2 और 2 4 होंगे ही होंगे, लेकिन ये बात अवश्य है कि इसमें प्रायिकता का जो संभावनाओं का जो विज्ञान है उसी का सहारा लिया जा रहा है जी। कि जिस प्रकार से पूर्व में जो महामारियाँ का इतिहास रहा है और इस महामारी के अन्य देशों में जो ट्रेंड रहा है, उसी ट्रेंड के हिसाब से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिन लोगों को हम इस दूसरी लहर और प्रथम लहर में बचा पाए हैं, जिनको भी जो इससे ना तो संक्रमित हो पाए हैं ना वैक्सीनेट हो पाए हैं, उन लोगों के लिए तीसरी लहर का आना अवश्यंभावी है। वो लोग उससे फिर से संक्रमित हो सकते हैं अगर हमने समय रहते पूरे कदम नहीं उठाए तो। और जैसे ही दूसरी लहर समाप्त हो रही है, हम जैसा कि देख रहे हैं सब तरफ वही भीड़ भाड़ और लोगों का लापरवाही का आलम बढ़ता जा रहा है। तो उससे हम ये चिंतित हैं कि कहीं ये नज़दीक ही हमारे को नज़र नहीं आए कि एक बार फिर से केसेस का ग्राफ बढ़े और उस ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन को ही हम तीसरी लहर के रूप में प्रिडिक्ट करते हैं दरअसल। जी जी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस बार बच्चों को खतरा ज़्यादा है, क्या इस बात में कोई सच्चाई है या हम क्या माने कि किस उम्र के लोगों को इसका ज़्यादा खतरा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा है और कुछ कह रहे हैं कि बच्चे सुरक्षित हैं। देखिए, जो दोनों तरफ के विज्ञान का अध्ययन है, एक हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे युवाओं को और बुजुर्गों को कोरोना ने अपना असर दिखाया है और उनमें इन्फेक्ट होने के साथ साथ एंटीबॉडीज भी बनी है। दूसरा, हमारे यहाँ टीकाकरण जो है वो भी 18 से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण भी हो रहा है जी। तो हम मानते हैं कि हम उनको बचाने के लिए हमारे पास साधन हैं, तो हम उनमें एंटीबॉडीज डेवलप कर पाए हैं। लेकिन बच्चे जो कि बहुत कम मात्रा में इन्फेक्ट हुए हैं ऐसा माना जा रहा है। और दूसरा ये कि वो चूंकि इन्फेक्ट नहीं हुए हैं और टीका भी उनके लिए उपलब्ध नहीं है, तो अब अगर कोई लहर आएगी तो उनको सबसे पहले इन्फेक्ट करेगी। दूसरी तरफ विज्ञान जो मानते हैं वो ये कहते हैं कि भाई जब वायरस की जो लहर आई है उसमें बच्चे उन बुजुर्गों के और युवाओं के साथ ही रहे हैं जो कि इन्फेक्ट हुए हैं, तो उनमें एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट साथ साथ ही हुआ है। लेकिन चूंकि उनमें वो रिसेप्टर नहीं है जो कि उस वायरस से के एंट्री के द्वार होते हैं, तो वो रिसेप्टर नहीं होने के कारण, और दूसरा उनमें जो साइटोक्रोम स्टॉर्म की जो प्रक्रिया है जिसकी वजह से कोरोना ने गंभीर रूप धारण किया और उससे सबसे ज़्यादा मौतें हुई, उनके होने की संभावनाएं कम होती हैं। तो उनमें थोड़ा हल्के ढंग का कोरोना रहा और वो उनमें एंटीबॉडी का डेवलपमेंट तो हुआ लेकिन बीमारी उतनी घातक नहीं हुई। तो आज भी अगर हम सीरो सर्विलेंस करते हैं, सीरो सर्विलेंस का मेरा मतलब है कि ऐसे लोगों के सीरम में एंटीबॉडी की जांच की जाती है जिनको कोरोना हुआ या नहीं हुआ। वो एक जनसंख्या के 1% का हम गणना करके देखते हैं तो उनमें एंटीबॉडी की संख्या कितने लोगों में पाई जाती है, तो वो बच्चों में भी उतनी ही पाई जा रही है
जितनी बड़ों और बुजुर्गों में पाई जा रही है। तो इससे ये एक संभावनाएं हैं कि शायद उतना घातक जो है कोरोना बच्चों में नहीं होगा। तो दोनों तरह के विज्ञान है। मुझे लगता है कि इतना असर कोरोना का बच्चों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर जो है वो विदेशों में ऑलरेडी चल रही है। बहुत सारे देशों में तीसरी लहर आके खत्म भी हो गई, लेकिन वहाँ इस तरह का एपिडेमियोलॉजिकल चेंजेस नहीं आए हैं कि वो बड़ों को छोड़ के बच्चों में आ जाए। लेकिन संभावनाएं और तैयारियां सब तरह के से रखनी पड़ती हैं। और मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हूँ कि सरकारें जो हैं इस ओर पूरा ध्यान दे रही हैं, और सरकार की पूरी तैयारी है। अगर बच्चों में किसी भी प्रकार का कोई गंभीर प्रकार का कोरोना देखने में आया तो उससे निपटने की भी पूरी तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। जी, तो नवीन, डॉक्टर साहब की बातों से किसी हद तक हमें राहत मिली है कि इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, कि हम बहुत ज्यादा डर गए हैं कि आने वाली तीसरी लहर बच्चों पर बहुत ज्यादा बुरा असर करेगी। और अगर करती भी है तो डॉक्टर साहब ने जैसा कि कहा कि सरकार और प्रशासन मुस्तैदी से लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, तैयारियां कर ली गई। जी। तो डॉक्टर साहब, अब हमें क्या क्या सावधानियां रखनी बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि अब तक तो पहली और दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल थे, उनका पालन किया भी गया, नहीं भी किया गया लोगों के द्वारा। लेकिन अब अनलॉक हो गया है, लोग आने जाने शुरू हो गए हैं, लोगों की भीड़ यहाँ वहाँ देखी जा सकती है, लोग लापरवाह भी हो गए हैं डॉक्टर साहब। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे जब लोग कामों पर लौट रहे हैं पुनः? जीविका कमाना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, जब तक अपने लॉकडाउन करते हैं तो बहुत सारे लोगों को जीवन यापन में कठिनाइयां आनी शुरू हो जाती हैं। तो लोगों को बीमारी से बचाने के लिए भूख से मार देना भी सही निर्णय नहीं है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो लोग, जिनको भी जीविकोपार्जन के लिए बाहर निकलना पड़ता है, वो बाहर भी निकलें, अपना काम भी करें, लेकिन सावधानी भी रखें। जो लोग बिना काम के बाहर निकल रहे हैं, मौज मस्ती के लिए बाहर निकल रहे हैं, उन पे अभी भी अंकुश की ज़रूरत है। तो उन लोगों को अभी भी सावधान रहने की ज़रूरत है। वो ये मानकर चलें कि अगर उनको दो लहर ने अगर उनको नहीं प्रभावित किया है और उन दो लहर में वो बच के निकल गए हैं, तो उनके लिए तीसरी लहर भी आ सकती है। तो वो अभी भी सावधानी के स्तर में कोई कमी नहीं लाएं। अगर वो अपना काम धंधे पे जाना चाह रहे हैं तो उसमें भी 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है जरूरी, इन सब को पालन करें। हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखें और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। अभी सबसे जो महत्वपूर्ण काम केंद्र और राज्य की सरकार ने किया है कि कोऑर्डिनेशन के साथ में सभी के टीकाकरण का निर्णय लिया है। सभी 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का मुफ्त टीकाकरण हो रहा है, और स्लॉट बुकिंग के साथ साथ सभी बिना स्लॉट बुकिंग के भी टीकाकरण आरंभ हो गया है। तो टीका अवश्य लगवाएं और समय रहते दूसरी खुराक भी लें, ताकि आपको प्रतिरक्षा जो है पूर्ण रूप से उपलब्ध हो। जी सर, आपने बहुत ही जरूरी बात बताई कि अभी भी सावधानियों की हमें ज्यादा जरूरत है। सर, कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। अब इस वायरस का जो नया वेरिएंट मिला है, जिसे हम डेल्टा प्लस या AY1 नाम जो है वो दिया गया है, ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, वायरस एक ऐसी संरचना है, एक ऐसा जीव है जो कि न तो सजीव है न निर्जीव है। वो इन दोनों के बीच की एक योजक कड़ी है, जिसमें केवल प्रोटीन का खोल और उसके अंदर एक केमिकल जिसको अपने DNA या RNA होता है, वही होता है। लेकिन इसमें एक बीमारी पैदा करने की क्षमता कभी कभार उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोरोना वायरस हमारे जो मेडिकल साइंस में इतना इन्फेक्टिव नहीं माना जाता है, लेकिन कोरोना वायरस जो है इसमें इस तरीके के चेंजेस आए कि जो ये पक्षियों में बीमारियां करता था, वो अब मनुष्यों में बीमारी करने लग गया। तो ये चेंजेस उसमें लगातार आते रहते हैं। तो ये चेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होती है उसमें। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट की वजह से उसका जो सरफेस होता है, उसका प्रोटीन का खोल होता है, वो अपना स्वरूप बदलता है। जिस प्रकार से शरीर के अंदर ये प्रवेश करता है तो हमारे शरीर के अंदर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी तो डेवलप होती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी की प्रक्रिया को हम ताले और चाबी से समझ सकते हैं। ताले और चाबी में जैसे ही वो ताला आएगा तो हमारे शरीर के अंदर चाबी अगर उसकी उपलब्ध होगी तो हम उसको खोल के ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एंटीजेनिक ड्रिफ्ट की वजह से वो अपने लीवर बदलता रहता है। जिस प्रकार से ताले के लीवर बदल जाए तो चाबी काम नहीं करती है, उसी प्रकार से एंटीजन जो वायरस होता है उसमें वो लीवर बदलते रहते हैं। उसके सरफेस एंटीजन जिसको बोलते हैं, उसमें सरफेस एंटीजन जो होता है वो बदलता रहता है। तो उसकी वजह से वो अपना स्वरूप बदल लेता है। तो इसको हम वेरिएंट का नाम देते हैं। वो वेरिएंट
कई बार ज्यादा घातक होता है, कई बार वो कम घातक भी होता जाता है। म्यूटेशन जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वायरस को और ज्यादा घातक बनाए, वो हो सकता है कि उसको कमजोर भी कर दे। तो आते रहेंगे, नए नए म्यूटेंट आते रहेंगे, सैकड़ों म्यूटेंट अभी तक कोरोना वायरस के आ चुके हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट म्यूटेंट है जिसमें अल्फा, ये डेल्टा वेरिएंट जो है वो बहुत ही घातक रूप से आया है, और इसके कारण से भारत में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन एंटीबॉडी जो है इम्यूनाइजेशन के माध्यम से, टीकाकरण के माध्यम से जो पैदा की जा रही है वो इन पे इफेक्टिव है, और अभी तक जो हमारी जो चाबी वैक्सीनेशन के माध्यम से बनाई जा रही है उसको तोड़ने वाला लीवर अभी नहीं बना है। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आगे क्या हो सकता है इसके बारे में अपने कह नहीं सकते। तो हमें अपनी सावधानियों का स्तर नहीं घटाना है। सबसे बड़ी बात है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। डॉक्टर साहब, जो लोग पहली और दूसरी लहर से पॉजिटिव हो गए थे, तो क्या उन्हें तीसरी लहर आने पर भी दोबारा संक्रमित होने का खतरा है? ये सब कुछ मैंने जो अभी ड्रिफ्ट की बात की, म्यूटेशन की बात की, उस पर डिपेंड करेगा कितने लोग, कितने वायरस के स्ट्रेन जो हैं वो उपलब्ध है, उतनी हमारे शरीर में एंटीबॉडीज भी उपलब्ध हैं। तो वो एंटीबॉडीज को एस्केप करने वाला अगर म्यूटेंट कोई वायरस आया तो वो निश्चित रूप से उन लोगों को भी अफेक्ट कर सकता है जिन लोगों ने पहली वेव में या दूसरी वेव में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन झेला है, या जिन्होंने 2 डोज भी लगाए हैं, उसके बावजूद भी उसको एस्केप करने वाले वायरस आ सकते हैं। लेकिन अगर हम सावधान रहे और लगातार सावधानियों का स्तर ऊंचा रखा तो हम इससे पार पा सकते हैं। जी, यानी हमें ये वहम नहीं रखना है, ये भ्रम नहीं रखना है कि हम पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए थे या हमने वैक्सीनेशन करवा लिया है। अभी जो दूसरी लहर आई उसमें ये देखने में आया कि जिन लोगों को पहली वेव में इन्फेक्शन हुआ उनको दूसरी वेव में वापस से इन्फेक्शन जनरली नहीं हुआ तो बहुत ही माइल्ड हुआ। तो इससे ये उम्मीद जगती है कि भी आगे जब भी होगा तो जिन लोगों को पहले हो चुका है या जिन्होंने टीका लगवाया है उनको बहुत ही माइल्ड होगा। डॉक्टर साहब, कोरोना के कारण हम दूसरी बीमारियां जैसे भूल ही गए हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, कैंसर, अस्थमा, टीबी, इन मरीजों को क्या क्या सावधानियां जो है बरतनी चाहिए? जिन लोगों को जो ये आपने जितनी भी बीमारियां गिनाई हैं वो तो शायद नहीं भूले हैं, लेकिन आम चर्चा में क्योंकि कोरोना हम पर इतना हावी हो गया है डॉक्टर साहब कि इन बीमारियों की चर्चा करना ही बंद हो गई। बीमारियों की जब चर्चा करते हैं तो हम डॉक्टर्स आपस में भी बातचीत करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई जंगल में जब शेर आ जाता है ना तो छोटे मोटे जानवर सब गायब हो जाते हैं। तो उसी प्रकार ये कोरोना जो है वो जंगल में शेर की तरह था, तो बाकी छोटी मोटी बीमारियों की चर्चाएं होनी बंद होगी। लेकिन बीमारियां अपनी जगह हैं, नो डाउट। जिसको डायबिटीज है वो कभी ठीक नहीं होने वाली बीमारी है, जिसको ब्लड प्रेशर है तो वो ठीक नहीं होती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो उनको निश्चित रूप से कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है और उनमें शर्करा का लेवल नियंत्रित रहे, ये कोरोना को देखते हुए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब अपने देख रहे हैं कि जिन लोगों का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं था उन लोगों को कोरोना में ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, या जिनको बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी उनको कोरोना ने ज़्यादा तंग किया। तो इसलिए ये ज़रूरी है, अभी जब तक कोरोना का संकट पूरे मानव जाति पर है तब तक जो अपनी असंक्रामक, जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जा रहा है, या लाइफस्टाइल डिजीज जो हैं, डायबिटीज, शुगर, ये हाइपरटेंशन, इनको नियंत्रित रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी है जितना हमने कोरोना से बचाव रखना ज़रूरी है। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे बात की जाती है कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, तो अब क्या करें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? आप क्या सुझाव देंगे अभी जब हम दूसरी लहर के कम होने और तीसरी लहर के आने की आशंका के बीच में झूल रहे हैं? ऐसी स्थिति में अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा के रखें? देखिए, जो संतुलित भोजन है उसका हमेशा से हमारे स्वस्थ शरीर पर बहुत बड़ा रोल रहा है। तो संतुलित भोजन करें, अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लें और जो कार्बोहाइड्रेट है उनकी मात्रा कम करें, और ऐसे भोजन जिनमें विटामिन की संख्या अधिक है, विटामिन ज़्यादा मात्रा में हो, वो भोजन लें। और जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा और दूसरे शारीरिक व्यायाम हैं उन पे जोर रखें, तो हम किसी भी बीमारी का, कोरोना ही नहीं बल्कि अन्य सभी बीमारियों का अच्छे ढंग से मुकाबला कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपने बिल्कुल सही बात बताई। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए बीकानेर के पीबीएम में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है,
क्या पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी? तीसरी लहर कैसी होगी, उस वक्त क्या परिस्थितियां होगी, उस बात पे बहुत कुछ निर्भर करता है। जितने लोग सामान्यतः बीमार अस्पताल में भर्ती रहते हैं, जब पहली लहर आई थी तब हमने कोरोना के लिए 180 बेड की व्यवस्था की थी और वो बेड कभी फुल नहीं हुए जी। लेकिन जब दूसरी लहर शुरू हुई तब हमने इसकी भयावहता को पहले से समझते हुए उसके लिए 600 बेड की व्यवस्था की जी। लेकिन 600 बेड की व्यवस्था और लगभग सभी पे ऑक्सीजन की व्यवस्था होने के बावजूद हम अपनी क्षमताओं से उस पे पूर्ण कंट्रोल नहीं पा पाए जी जी। और बहुत सारे लोगों को बेड उपलब्ध नहीं होने की शिकायतें भी आई और इवन लोगों को जहाँ CSC PSC है वहाँ पे भी हमने बेड लगाकर उन लोगों को भर्ती करने की व्यवस्था की। व्यवस्थाएं निश्चित रूप से और बढ़ाई गई हैं। जो यहीं उत्पादन हो सके उसके लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध कराए गए हैं, ऑक्सीजन के प्लांट भी लगाए गए हैं, लिक्विड ऑक्सीजन का स्टोरेज भी बढ़ाया गया है और बहुत सारी जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो मेडिसिन की व्यवस्था है, बेड की व्यवस्था है, इन सबको बढ़ाया गया है ताकि तीसरी लहर में हम इस पे प्रभावी ढंग से जल्दी इस पे कंट्रोल कर सकें। जी। लेकिन सभी कुछ निर्भर करेगा आम जनता के ऊपर कि वो कितना सावधानी रखती हैं और जब भी संक्रमण का फैलाव होना शुरू हो तभी से हमको सावधानियां बढ़ानी पड़ेंगी ताकि लॉकडाउन की भी व्यवस्था जो है वो थोड़ा पहले करनी पड़ेगी ताकि इतनी संख्या में मरीज एक साथ नहीं आए कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनसे आगे निकल जाएं वो। जी जी। इस बार सबसे मोटी शिकायत भी यही रही कि जो टोटल पेशेंट्स का जो लोड था वो एक साथ आया। 1 करोड़ लोग पिछली लहर में इन्फेक्ट हुए और इस बार 2 करोड़ लोग इन्फेक्ट हुए, मोटा मोटी जो फिगर है तो डबल लोड था। लेकिन पिछली बार 1 करोड़ पेशेंट 6 महीने में आए और इस बार वही 2 करोड़ पेशेंट 1.5 महीने में आए। तो अगर हम 1 माह में मरीज आने की दर की तुलना करें तो ये उससे 8 गुना ज्यादा था। मरीज एक साथ आए, तो इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सर। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि PBM में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो अब चूंकि हम बच्चों की बात कर रहे थे कि आने वाली लहर बच्चों को प्रभावित कर सकती है, अगर ऐसा सोचकर भी जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है बच्चों को लेकर? बच्चों के लिए अलग से एक ICU बनाया गया है, बच्चों के लिए अलग से उनके पेरेंट्स उनके साथ रह सकें, इस तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बच्चों के लिए विशेष वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं भी की गई हैं और बच्चों के जो चिकित्सक हैं, पीडियाट्रिशियन, उनको विशेष इसका प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है कि वो उनको अच्छे ढंग से, चूंकि पिछली 2 लहरों में बच्चे की भर्ती की दर बहुत ही कम थी, गिनती के मरीज जो थे बच्चे भर्ती हुए, तो अब उनको भी प्रशिक्षण में शामिल किया गया है, उनको भी सेंसिटाइज किया जा रहा है कि वो अगर बच्चे बहुत बड़ी संख्या में अगर भर्ती होने के लिए आएँ तो उनमें क्या क्या जटिलताएं आ सकती हैं और उनको कैसे कैसे आपको डील करना है। जी, तो इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि बीकानेर में जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो अब कैसी है और कितना % वैक्सीनेशन हो गया लगभग? जो बुजुर्ग लोगों का वैक्सीनेशन है, जो 45+ का मैं कहूँ तो 60% से ऊपर बीकानेर ने अभी कर लिया है वैक्सीनेशन और 40% से ऊपर 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन भी लगभग हो गया है। और हमारे जिला प्रशासन के लोग और हमारे स्वास्थ्य प्रशासन के लोग त्वरित गति से वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और जैसे ही वैक्सीन आती है उसको एक ही दिन में ख़त्म करने के लिए हम अधिक से अधिक शिविरों का आयोजन भी कर रहे हैं और जो घर घर जाकर भी एक तरह का जो अभियान चलाया गया है, वैक्सीन ऑन व्हील का अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें जो लोग घर से निकल कर नहीं जा सकते हैं और ऐसे लोग हैं जो इधर उधर नहीं हिलते हैं तो उनको वैक्सीन ऑन व्हील मतलब वैन के माध्यम से उनके यहाँ वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। अगर वो 10 की संख्या में होते हैं तो हम उनको वहाँ वैक्सीनेशन करके और उनका वॉच, जो आधा घंटे ऑब्जर्वेशन उनका ज़रूरी है, वो करके और उसके बाद में हम उनको फ्री कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन जो है वो हमारी प्राथमिकता है, न केवल स्वास्थ्य विभाग की बल्कि पूरे प्रशासन की ये प्राथमिकता है कि सभी को वैक्सीनेट किया जाए। जी जी
जी मंदाकिनी जी, वैक्सीनेशन के मामले में तो बीकानेर काफी आगे है, और ये जो घर घर वाली वैक्सीन वाली व्यवस्था, ये बीकानेर राजस्थान में पहला बीकानेर है, राजस्थान में नहीं, हाँ, इंडिया में भी सुनने शायद में आया पहला, कि शायद पहला है कि घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, बीकानेर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बीकानेर के लोगों को यही संदेश है कि कोरोना जो है निश्चित रूप से एक बार होगा तो देख लेंगे जैसी बीमारी नहीं है जी। ये आपको ना ही हो तो ही बेहतर अच्छा है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो कोरोना के लिए समुचित व्यवहार है वो आप अपनाएं, जिसमें मास्क और 2 गज की दूरी, जो सोशल डिस्टेंसिंग शब्द हम काम में ले रहे हैं, उस सोशल डिस्टेंसिंग की जगह मैं उसको फिजिकल डिस्टेंस कहूँगा कि जो हम एक दूसरे से दूरी का मंत्र अपनाएं, और दूसरा हाथों की सफाई का जो आवश्यक है, जब भी हम बाहर से आएँ घर में आके सबसे पहले अपने हाथ ढंग से धोएं, और चौथा जो है वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर सहयोग करें, और वैक्सीनेशन के बारे में कोई भी भ्रांति में ना रहें। वैक्सीनेशन आपकी जीवन के लिए, जीवन के बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। चाहे आपको कोरोना हुआ है चाहे नहीं हुआ है, आप बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन न केवल खुद का करवाएं, अपने सभी परिजनों का करवाएं। जी, बहुत शानदार संदेश दिया है डॉक्टर साहब ने हमारे बीकानेर के लोगों को। और एक बात बहुत अच्छी लगी कि होगा तो देख लेंगे, ये जो तथ्य है, ये जो वाक्य है हमारे बीकानेर के खास लोगों का, इससे हम बचकर रहें और अपने आप को बचा के रखें। यही उम्मीद करें कि ना ही होगा और ना ही देखना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल नवीन। तो आज कोरोना की तीसरी लहर पर बातचीत के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया था डॉक्टर राहुल हर्ष को। आप उप निदेशक हैं, कार्यालय संयुक्त निदेशक बीकानेर संभाग में। तो डॉक्टर राहुल हर्ष, अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सुनने वाले श्रोताओं को दी। धन्यवाद, और सभी श्रोताओं का आभार जिन्होंने कार्यक्रम को सुना। जी, और इसको सराहेंगे भी निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत एक नई जानकारी हमें, जिस तीसरी लहर के बारे में हम अभी डरे हुए हैं या बहुत सारी बातें हमने सोच ली हैं, उसके बारे में आपने हमें सुझाव दिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण, लोगों को अच्छे लगेंगे। तो नवीन, लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, पर असली तैराक तो वो है जो लहरों को चीर कर आगे बढ़ता है। बिल्कुल। तो बस इसी उम्मीद और जज्बे के साथ कि हम कोरोना की इस तीसरी लहर से भरसक मुकाबला कर पाएंगे, मंदाकिनी जोशी और नवीन सिसोदिया को दे इजाजत। नमस्कार।